डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आप सबका। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो पिछले 2-3 लेक्चर्स में डिस्कस किया, हमने इससे पहले बेल्जियम श्रीलंका का पढ़ा था। उसके बाद हमने मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका का पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। हमने इथनिक कंपोजिशन का डिस्कस किया था, बेल्जियम का, श्रीलंका का। फिर हमने देखा कि श्रीलंका में कैसे उसका इस्तेमाल हो गया। मेजॉरिटेरियनिज्म जो था वहाँ पे मेजॉरिटी जो उनकी थी उन्होंने क्या किया। अब इस वक्त जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स एकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्योंकि आपको याद होगा कि बेल्जियम, अगर आपको जो हमने लेक्चर पढ़ा था, पिछला जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने बेल्जियम का आपको मैंने बताया था बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम में दो रीजन्स हैं, फ्लेमिश रीजन और वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश मैंने आपको बोला था वो डच पीपल ज़्यादातर रहते हैं 59, और वेलोनिया में कौन से 40% वो फ्रेंच है। और दैट मीन्स 59% जो वहाँ पे पॉपुलेशन है वो है डच पीपल की, और 40% जो है वो फ्रेंच पीपल की। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कैसे इन्होंने अकोमोडेट किया। अब वहाँ पे मेजॉरिटी वालों ने वहाँ पे कब्जा किया, यहाँ प्रॉपरली अकोमोडेशन वहाँ पे सबको प्रॉपरली वहाँ पे सबको अकोमोडेट किया गया है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखेंगे बेल्जियम के बारे में, तो बेल्जियम लीडर्स टुक डिफरेंट पार्ट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग सा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने श्रीलंका वाला रास्ता इख्तियार नहीं किया। दे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्सिटीज एंड अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स बिटवीन 1970 टू 1993। इन्होंने श्रीलंका की तरफ नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट पार्ट ले लिया कि सबको एकोमोडेट किया जाए। सब वो जो डाइवर्सिटी वहाँ पे है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वहाँ पे जो है, वहाँ पे मेजॉरिटी की जो डाइवर्सिटी है, वन एक किस्म के लोग ज़्यादा है, दूसरे किस्म के लोग कम है। डच 59 है, फ्रेंच 40% है। अब इनको कैसे अकोमोडेट किया, दैट मीन 60-40 वहाँ पे रेशियो था। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको इसीलिए इन्होंने ये जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, ताकि वुड एवरी वन वुड बी एनेबल टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो हर एक जो वहाँ पे रेजिडेंट ऑफ दैट वेरी कंट्री, कि उसको हक मिले और इक्वली वो ट्रीट हो जाए, उसके लिए कोई बंदिशें नहीं हो ऑन द बेस ऑफ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, वो बंदिशें ना हो। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया 4 टाइम्स, ताकि इक्वली उनको ट्रीट किया जाएगा। अब जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए, और वहाँ उस रिफॉर्म में क्या हो गया वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या उन्होंने किया, Constitution prescribes that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. आपको याद होगा जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे वो जो ये जो 40% कौन थे फ्रेंच स्पीकर्स, 59 कौन थे दिस डच स्पीकर्स। अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया, इन्होंने किया कि जो मिनिस्टर्स है पार्लियामेंट में, जो मिनिस्टर होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकी है, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट होता है, स्टेट्स के लिए अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं, लेकिन सेंटर जो पूरे मुल्क का होता है, वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होंगे, पोर्टफोलियो होल्डर्स होंगे, एमपी जैसे हमारे होते हैं वैसे उनके भी होते हैं। तो उनको जो पोर्टफोलियो दिया जाता है, अगर से कि उस कैबिनेट में पार्लियामेंट की जो कैबिनेट है उसमें 50 वहाँ पे मिनिस्टर्स हैं, उसमें डच स्पीकिंग के 25 होंगे, और इसके फ्रेंच स्पीकिंग के 25 मेंबर्स होंगे। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगी। और दूसरा इन्होंने क्या लिया, इन्होंने मैनी पावर्स वर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अलग अलग स्टेट्स हैं, उनको उनके लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनके लिए उन्होंने अलग पावर्स रखे, ताकि वो जो डिसीजन ले
अपने स्टेट के हिसाब से कहीं पे वो जो उनको एकोमोडेशन करनी होगी वो अपने हिसाब से वहाँ पे करेंगे। आ, अ- वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं रहेंगे, मातहत नहीं रहेंगे। वो जो डिसीजन लेंगे उनका अपना डिसीजन होगा, बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ही होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वो डिसीजन नहीं होगा। उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे दो रीजन से, वैली दिस फ्लेमिश और वेलेनिया रीजन्स थे। अलग अलग उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स उनके लिए अलग अलग बनाई गई, सबॉर्डिनेट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं रहेंगे। तो ये दूसरा इन्होंने कदम उठाया वहाँ, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो इन्होंने अमेंडमेंट की, तो इसमें जो रिफॉर्म्स वहाँ से लाए, तो वो इन्होंने ये इसमें अब दिखता है कि डच एंड स्पीकिंग मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में सेम रहेंगे, स्टेट्स में उनको अलग अलग से पावर, अलग पावर दिए जाएंगे, उसमें कोई सबॉर्डिनेशन नहीं होगी। और तीसरा तीसरा उन्होंने क्या किया, ब्रसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव आर गिवन टू द बोथ कम्युनिटीज। अब देखिए यहाँ पे ब्रसेल्स, आपको पता है कि वो इनका स्टेट कैपिटल था ब्रसेल्स। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि ब्रसेल्स में 80% कौन थे, फ्रेंच स्पीकर्स। फ्रेंच स्पीकर, अगर हम बात करेंगे फ्रेंच स्पीकर्स की पॉपुलेशन क्या है पूरी कंट्री में, 40%। लेकिन वहाँ पे मेजॉरिटी कहाँ, ब्रसल्स में किन की मेजॉरिटी, फ्रेंच स्पीकर्स की। और डच स्पीकर्स कितने, 20%। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर कौन थे, डच स्पीकर्स, लेकिन उन्होंने एकोमोडेट किन को किया, फ्रेंच स्पीकर्स को भी। फ्रेंच स्पीकर्स को जो उनको बिल्कुल इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। इसी तरह अब वहाँ पे ये आप समझिए कुछ लेन देन था, कुछ ले कुछ दे। वहाँ पे डच वालों ने कुर्बानी दे दी, फ्रेंच को इक्वल राइट्स मिले। अब यहाँ पे ब्रसल्स में जो अलग गवर्नमेंट, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो अलग थी, वहाँ पे दोनों को इवन के यहाँ इस ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुर्बानी दी, डच स्पीकर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो दोनों को इक्वल राइट्स मिले, मिनिस्टर या जो भी उनका जो वहाँ पे हक होता है वो बराबर उनको मिला। और इन्होंने क्या एक और चीज़ उन्होंने की, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट जो छोटी लेवल पे कम्युनिटी गवर्नमेंट्स उन्होंने बनाई, तो अलग अलग उन्होंने बनाई। उसमें क्या था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से निकाल के अब छोटी छोटी गवर्नमेंट्स उन्होंने बनाई, दैट्स कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो अलग अलग लैंग्वेज है वहाँ पे, आपको मैंने बताया वहाँ पे जर्मन और ये स्पीकिंग। तो उनके लिए उनके जो गवर्नमेंट हैज़ टू पावर रिगार्डिंग द कल्चर, उनका जो कल्चर है, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, वो वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट वो डिस्कस करेंगे, वो उसके बारे में वही सोचेंगे, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं। और वही फिर सजेस्ट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, या सेंट्रल गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या व्हाट शुड बी द स्टेप्स टेकन रिगार्डिंग दीज इश्यूज। वो वहाँ पे जो उनका कल्चरल, एजुकेशनल या लैंग्वेज इश्यूज जो रिलेटेड इश्यूज हैं वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये जो वहाँ पे इन्होंने, इसकी वजह से क्या हुआ, अब यूरोपियन यूनियन जो बन गई, लास्ट जो स्टेप है, यूरोपियन यूनियन जो बन गई, यूरोप जो कंट्रीज थे, अब उन्होंने एक दूसरे के साथ बिजनेस उनको करना ही करना था। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब हम एक यूनियन बनाएंगे, उसमें क्या होगा कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, हम फ्रीली जाएं। तो उसका सिस्टम उन्होंने बनाया। उन्होंने यूरोपियन यूनियन, मैनी कंट्रीज फॉर्म दिस यूनियन। और उसके लिए क्या किया उन्होंने, ब्रुसेल्स को क्या बनाया, चूजन एज, ब्रुसेल्स वाज चूजन इट्स हेडक्वार्टर्स। तो ये किस वजह से, क्योंकि इस कंट्री जो बेल्जियम है, बेल्जियम जो कंट्री है, इसने पूरी तरह से, इसने बहुत ही अच्छे से ये जो तरीका था उनका, इन्होंने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे अकोमोडेशन की। अब आपने देखा कि जब आपको पिछला लेक्चर आपको याद ही होगा, श्रीलंका में क्या हुआ, वहाँ पे सिविल वार हो गया, क्योंकि वहाँ पे सिन्हला और तमिल के दरमियान वहाँ पे वार हो गया, वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लेकिन यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरी तरह से
ان کو اکاموڈیٹ کیا، اور ان کے جو مطالبات تھے ان کے جو ریپرزینٹ وہ ایکولی ٹریٹ کیے گئی، آل پیپل ویر ایکول. تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا. تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ جو دوسرا لیکچر ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ پاور کیسے شیئر کیا جائے گا. تو وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یا اور اس میں ابھی اور فارمز آف پاور شیئرنگ وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم وہ دیکھیں گے. تب تک کے لیے